नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में सबसे पहले बात करेंगे उस युद्ध की जो आज दुनिया में हो चुके 2 विश्व युद्ध जैसा खतरनाक रूप अख्तियार करते जा रहा है। एक दिन में अगर 1300 लोगों की मौत होगी तो आप भी यही कहेंगे। आज रूस यूक्रेन बैटलफील्ड से ऐसी ही खबर आई है। युद्ध पर सबसे लेटेस्ट और घातक हमले पर हमने एक धमाकेदार रील तैयार की है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। आज दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर आपको दिलचस्प जानकारी भी देंगे। अतीक अहमद की मौत के बाद अब उसके भांजे ने वसूली, रंगदारी, धमकी वाला सारा काम संभाल लिया है। अतीक के भांजे जका का वसूली वाला ट्रेलर सामने आया है। उसने कारोबारियों को उसी अंदाज में धमकी दी है जिसके लिए कभी अतीक अहमद कुख्यात था। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों से सियासी घमासान छिड़ा है। शीर्ष प्रतिष्ठान के प्रमुख संभाजी भिड़े ने गांधी जी पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद से महाराष्ट्र सुलग रहा है। कई जिलों में सड़कों पर संग्राम मचा हुआ है। इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। सत्ता में आज आपको आंखों की सत्ता की भी बात हम करेंगे। आई फ्लू का कहर पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एम्स में हर रोज औसतन 100 से ज्यादा केस आ रहे हैं। इस पर हमने एक्सपर्ट्स की सटीक राय के साथ आपको सेहतमंद और सावधान रखने वाली एक कुंजी तैयार की है। मणिपुर हिंसा पर सियासत नॉनस्टॉप जारी है। आज इंडिया गठबंधन के सांसद मणिपुर के राहत शिविर में पहुंचे, पीड़ितों से बात की। वहीं बीजेपी ने पूछा क्या प्रतिनिधिमंडल बंगाल में भी हिंसा प्रभावित इलाकों में जाएगा। तमाम राजनीति के बीच असल सवाल अभी भी वही है कि मणिपुर में शांति कब होगी। राज्यों में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है। केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की लिस्ट में कुल 38 नाम हैं। नई टीम में 13 राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री भी बनाए गए हैं। पिछले वर्षों के मुकाबले भारत में बाघों की संख्या बढ़ी है। 2022 की गणना में देश में बाघों की संख्या अब 3167 हो चुकी है, जो कि वैश्विक संख्या का लगभग 75% है। राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश 785 बाघ के साथ पहले नंबर पर। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं उस युद्ध की जो अब तक के सबसे विध्वंसक, सबसे विनाशक और सबसे विस्फोटक दौर में पहुंच चुका है। पिछले 1 साल 5 महीने और 5 दिन से हर दिन आप रूस यूक्रेन जंग की तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। बैटल जोन से आई खबरें और जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ 24 घंटे में 1300 से ज्यादा लोगों की जान चली जाए तो सोचिए युद्ध अब कितना भयानक रूप अख्तियार कर चुका है। अब यह जंग सिर्फ पुतिन और जेलेंस्की के कब्जे और अकड़ की नहीं रह गई है, ना ही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों के वर्चस्व की रह गई है। यह जंग एक ऐसी चेन रिएक्शन बन गई है जिससे रोज लाशों का अंबार निकल रहा है। यूक्रेन में 24 घंटे की खूनी पिक्चर ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध के विध्वंस की याद दिला दी है। अब हर लाश एक सवाल है, लेकिन इस पर कोई बवाल नहीं है। मानवाधिकारों के चैंपियन मस्त हैं और यूएन की चुप्पी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। सत्ता में आज रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे विध्वंसक दावे की पड़ताल करेंगे और शांति के कबूतर उड़ाने वाली संस्था यूएन से भी सवाल करेंगे कि लाशों के पहाड़ और बम, गोले, मिसाइलों की बौछार के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ कर क्या रहा है। क्या युद्ध के मैदान में वैचारिक खाट लगाकर हुक्का पीने वाली मुद्रा में रहना और दूर से ज्ञान बांटना ही संयुक्त राष्ट्र का असली चेहरा है? क्या ऐसी संस्था से वसुधैव कुटुंबकम वाले विचार के प्रसार की उम्मीद की जा सकती है? तो सबसे पहले बात करते हैं उस दावे की जिसके बारे में सुनकर हर कोई सन्न है, जिसके बारे में सुनकर हर किसी के मन में विश्व युद्ध, नरसंहार, बड़े आतंकी हमलों जैसी कई खौफनाक और दर्दनाक घटनाएं दिमाग में आ रही हैं। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से दावा किया गया है कि 28 जुलाई को रूस की सेना ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खार्किव में अटैक किया गया है। रूस की सेना ने एक दिन में यूक्रेन के 700 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। दावा किया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 11 इलाकों पर रूस ने एयर स्ट्राइक की है। वहीं यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि उसकी सेना ने एक दिन में रूस के 560 सैनिकों को मार गिराया है। इसके अलावा यूक्रेन के दूसरे इलाकों में भी अटैक में कुछ सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो एक दिन में 1300 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। पहले विश्व युद्ध में सिर्फ 4 दिन ऐसे थे जिनमें 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध में
विनाश बहुत ज्यादा हुआ था, लाखों लोगों की मौत हुई थी। आंकड़ों को इकट्ठा करके औसत निकाला जाए तो इस युद्ध में भी 1000 लोग हर रोज मारे गए। इन दोनों महायुद्ध की कसौटी पर एक दिन में 1300 लोगों का मारा जाना बहुत बड़ी घटना है। तो यह युद्ध पिछले 1 साल 5 महीने 5 दिन से नॉन स्टॉप चल रहा है। कभी रूस की सेना यूक्रेन पर जमीनी और आसमानी अटैक करती है तो कभी यूक्रेन घातक हथियारों से जोरदार जवाब देता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध महाविनाशकारी साबित हुआ है और इसमें सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही हुआ है। पुतिन की सनक, ज़ेलेंस्की की जिद और अमेरिका के हथियारों के व्यापार की कीमत है लाशों का वो ढेर जो हर रोज लग रहा है। आप कुछ सेकंड की न्यूज रील देखिए और अंदाजा लगाइए कि यूक्रेन इस समय युद्ध की आग में किस कदर जल रहा है। People of Belgorod region are too tired from Putin's war. Воевать, наверное, мы бы не так выходили из Советского Союза. В этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота. Мы вышли как две суверенные страны. У нас не было никаких претензий. F-16 is not at a group, and your leadership truly provides results. So let's together provide you ones. We gave Putin no excuse to blame this on the West or to blame this on NATO. We made clear that we were not involved. We had nothing to do with it. This was part of a struggle within the Russian system. Неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую... तो संयुक्त राष्ट्र संघ हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर खास तरीके का कूटनीतिक एजेंडा चलाता रहा है। असल में संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं अमेरिका सहित कुछ गिने चुने देशों के रिमोट कंट्रोल से चलती हैं। युद्ध के मैदान में वैचारिक खाट पर बैठकर हुक्का पीना, ज्ञान बांटना, शांति के कबूतर उड़ाकर आपस में बधाइयां बांटना और अपनी जंग लगी तलवार दिखाकर व्यर्थ के उपदेश देने की कोशिश करना, ये सब संयुक्त राष्ट्र के कुछ खास गुण हैं। सबसे कड़वा सत्य यह है कि दुनिया की ज्यादातर समस्याओं के लिए संयुक्त राष्ट्र का सुस्त रवैया ही जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र का अपना इतिहास तरह तरह की नाकामियों से भरा हुआ है। दुनिया में जब भी बड़े युद्ध हुए हैं या फिर मानवता पर संकट आया है, संयुक्त राष्ट्र ने हमेशा चुप्पी साधी है और दिखावे वाली चिंता की लकीरों के पीछे खुद को छुपा लिया है। वर्ष 1950 में जब अमेरिका ने साउथ कोरिया का पक्ष लेकर नॉर्थ कोरिया पर हमला किया था, तब संयुक्त राष्ट्र खामोश रहा। वर्ष 1955 से 1975 के बीच जब अमेरिका ने वियतनाम में जनसंहार किया, तब भी संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं कर सका, या कहें कि उसने कुछ करना ही नहीं चाहा। वर्ष 2003 में जब अमेरिका ने जनसंहार के हथियारों का बहाना बनाकर इराक पर हमला किया, तब भी यूनाइटेड नेशंस ने कुछ नहीं किया। अफगानिस्तान में अमेरिका का घुसना और उसे बर्बाद करके वहां से निकलना किसी से छुपा नहीं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने हमेशा अपने कर्तव्यों को कुचलकर शांति पाठ किया। इन युद्धों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, लाखों लोगों की मौत हुई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने बार बार घुटने टेके और अमेरिका के सामने सजदे किए। अगर आप रूस यूक्रेन युद्ध को ही ले लें तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका क्या है? आपका जवाब शून्य में होगा, क्योंकि ना तो यूएन रूस के हमले को रोक पाया और ना ही यूक्रेन को रोक पाया, और तो और यूएन की कोई भी अपील युद्ध को नहीं रोक पाई। अंजाम कितना खौफनाक हुआ और हो रहा है, आज पूरी दुनिया देख रही है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्ति की बात करें तो इसमें कुल 193 देश शामिल हैं।
वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस की केंद्रीय संस्था यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट में 35,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के दो प्रमुख बजट होते हैं। एक है सामान्य बजट, जिससे यूएन का कामकाज चलता है, सैलरी दी जाती है। 2023 के लिए यह बजट करीब 27,900 करोड़ रुपए है, 27,900 करोड़ रुपए। और दूसरा बजट होता है यूएन की तरफ से शांति स्थापित करने का बजट, या कहें कि शांति के कबूतर उड़ाने और खोखला ज्ञान देकर जिम्मेदारियों से छुट्टी प्राप्त करने का बजट। 2023 के लिए बजट करीब 53,400 करोड़ रुपए है। इसके अलावा कुछ स्पेशल फंड और ट्रस्ट फंड भी होते हैं जो HIV को खत्म करने या मानवाधिकारों की रक्षा करने के अभियान चलाने में इस्तेमाल होते हैं। यूनाइटेड नेशंस के बजट के लिए पैसा उसके सदस्य ही देते हैं और यह पैसा सदस्य देशों की भुगतान करने की क्षमता के अनुसार तय होता है। इसमें देखा जाता है कि जनसंख्या कितनी है और कमाई कितनी है। अब आपको बताते हैं, अमेरिका से यूएन को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। अमेरिका यूएन के सामान्य बजट का 22% और यूएन के शांति स्थापना बजट का 28% हिस्सा देता है। चीन, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस भी बड़ी रकम देते हैं। ऐसे में यूएन का झुकाव अमेरिका और उसके दोस्तों की तरफ हो तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक लाइन में कहें तो यूएन एक बूढ़ा अमेरिकी शेर है जिसका जन्म 1945 में हुआ था, जिसकी उम्र 78 वर्ष है, जिसके दांत और नाखून नहीं है और जो ठीक से दहाड़ भी नहीं पाता है। रूस और यूक्रेन युद्ध के साथ एक छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खबर भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। व्यापार के एक बड़े और महत्वपूर्ण रूट पनामा नहर में पानी की कमी के कारण दुनिया में संकट बढ़ सकता है। 2022 में पनामा नहर के रूट से 14,200 से ज्यादा जहाज गुजरे थे, लेकिन सूखे के कारण इस बार इस रूट से गुजरने वाले जहाजों की संख्या सीमित की जा रही है। अभी हर दिन 36 जहाज यहां से गुजरते हैं, लेकिन पनामा कैनाल अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि 30 जुलाई से जहाजों की संख्या कम कर दी जाएगी। ऐसा होने से वैश्विक व्यापार के प्रभावित होने के आसार हैं। हर साल इस नहर में जो टोल टैक्स इकट्ठा होता है वो ही करीब 23,000 करोड़ रुपए है। यहां 10,000 लोग काम करते हैं। इस नहर की मदद से 24,000 किलोमीटर की दूरी कम होती है और व्यापार का खर्च कम हो जाता है। इसके जरिए हर साल अरबों रुपए का व्यापार होता है। आप समझ सकते हैं कि यहां शिप्स की आवाजाही में दिक्कत आना कितनी बड़ी खबर है। पनामा नहर में सूखे के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए इसे झीलों के पानी के जरिए मैनेज करने की अब कोशिश की जा रही है।